जी हाँ दोस्तों, केमिस्ट्री क्लास 12th 8 मार्च का पेपर, यूपी बोर्ड परीक्षा 8 मार्च केमिस्ट्री का पेपर लगा हुआ है। 2025 8 मार्च को आप अपना केमिस्ट्री का पेपर दे रहे होंगे। फिजिकल केमिस्ट्री जो 3 चैप्टर है हमारे, सबसे पहला चैप्टर आता है विलयन, दूसरा चैप्टर वैद्युत रसायन और तीसरा चैप्टर हमारा रासायनिक बल गतिकी। ये मोस्ट कंफ्यूजिंग चैप्टर होते हैं यूपी बोर्ड में, जिनमें बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि भैया इनमें कौन से वो टॉपिक है, इनमें कौन से वो टॉपिक है जहां से प्रश्न छपेगा ही छपेगा। मैं आपको बताता हूं भैया, इन 3 चैप्टर में ये सिलेक्टेड टॉपिक्स अगर आप कर लोगे तो 99% आपको यहीं से प्रश्न मिल जाएगा। आपको ज्यादा के चक्कर में नहीं पड़ना, आपको यहां पर क्वेश्चन मिल जाएगा। आप अच्छे से पूरे चैप्टर को टैकल कर लोगे। तो सबसे पहला चैप्टर जो हमारे पास है वो चैप्टर है भैया विलयन। ठीक है, विलयन में हमें क्या क्या पढ़ना है और विलयन से लगभग 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। तो विलयन में आप क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे कि विलयन में वो कौन से टॉपिक है। भैया मोलरता आप पढ़ लेना, मोलरता आप अच्छे से पढ़ेंगे, इसका सूत्र आप अच्छे से पढ़ेंगे और इस सूत्र पर आधारित आप 1 से 2 न्यूमेरिकल भी लगा लेंगे। क्योंकि क्या करते हैं कि यहां पर सबसे पहले पूछते हैं कि भाई मोलरता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होगी, उसके बाद वो सूत्र पूछ देते हैं और उसके पीछे छोटा सा एक न्यूमेरिकल लगा देते हैं। यही काम आपको नॉर्मलता के साथ करना है। नॉर्मलता और मोलरता का कॉन्सेप्ट सेम है, बस जहां पर मोलरता में अणु भार होता है वहां पर नॉर्मलता में तुल्यांकी भार आ जाता है। तो यहां पर इसका सूत्र और इसका न्यूमेरिकल छोटे छोटे आप न्यूमेरिकल लगाएंगे। ज्यादा टफ न्यूमेरिकल के चक्कर में आप मत पड़िए, सिंपल न्यूमेरिकल और उनका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे तो काम बन जाएगा। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ेंगे विलयन वाले चैप्टर में बच्चों, वो है मोल प्रभाज। वो है मोल प्रभाज जिसको हम मोल अंश भी कहते हैं, चाहे मोल प्रभाज के नाम से आए चाहे मोल अंश के नाम से आए, चाहे मोल प्रभाज के नाम से है चाहे मोल अंश के नाम पे है। और इसमें एक बेहतरीन सा न्यूमेरिकल है जो कि है 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल वाला, जिस पर एक वीडियो में ला चुका हूं। ये न्यूमेरिकल मोल प्रभाज या मोल अंश पे हर साल लगभग छपता ही छपता है। तो मोल प्रभाज की परिभाषा घटक के मोल बटे कुल मोल वाला सूत्र, ठीक है, मोल अंश या मोल फ्रैक्शन भी इसको कहते हैं। इस पर एक न्यूमेरिकल हम लगाएंगे और इसका सूत्र तो आप जानते ही हैं, उस घटक के मोल जिसका हम मोल प्रभाज निकाल रहे हैं बटे कुल मोल करके। ठीक है, बाकी इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है भैया, इस चैप्टर में आपको अभी काफी कुछ पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको हेनरी का नियम पढ़ना पड़ेगा। गैसों की द्रव में विलेयता पर आधारित एक छोटा सा नियम है हेनरी का नियम। एक छोटा सा नियम है, ज्यादा कठिन नहीं है, 2 से 3 लाइन का एक अच्छा सा नियम है हेनरी का नियम। और वाष्प दाब में अवनमन से संबंधित, वाष्प दाब में अवनमन से संबंधित भैया राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम। ये 2 नियम हैं जो कि आपको इसी चैप्टर में मिलेंगे। इन 2 नियमों को आप अच्छे से कर लोगे, यहीं से 99% क्वेश्चन आएंगे। और देखते हैं कि कौन से टॉपिक हैं जो विलयन में कुछ थोड़े ज्यादा टॉपिक हैं, बाकी चैप्टर में उतने टॉपिक नहीं है। तो अच्छे से समझ लेंगे कि विलयन में और हमें क्या पढ़ना है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और आप स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं, कट। अगले जो टॉपिक है हमारे विलयन चैप्टर के, वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनको आप मिस मत करना, 99% यहीं से क्वेश्चन छपेगा। भैया वाष्प दाब में अवनमन का कॉन्सेप्ट आप पढ़ लेंगे, ज्यादा कठिन कॉन्सेप्ट नहीं है। जब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को हम किसी विलायक में घोल देते हैं तो उसका वाष्प दाब घट जाता है, उसी को वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आप उसको अच्छे से याद कर लेंगे। यही काम आपको क्वथनांक में उन्नयन के साथ करना है। क्वथनांक में उन्नयन, जब हम कोई विलेय पदार्थ किसी विलायक में घोलते हैं तो क्वथनांक में उन्नयन हो जाता है। आप इसकी परिभाषा याद रखेंगे और मोलल उन्नयन स्थिरांक जिसको केबी से प्रदर्शित करते हैं भैया, इसका छोटा सा सूत्र बन जाता है, उसको तैयार कर लेना। यही काम आपको हिमांक में अवनमन के साथ करनी है। हिमांक में अवनमन की परिभाषा और मोलल अवनमन स्थिरांक यानी KF आप तैयार करेंगे। परासरण दाब, संपरासरी,
ठीक है। अति परासरी और न्यून परासरी विलयन क्या होते हैं? छोटी छोटी परिभाषा जिनकी परासरण दाब समान वो सम परासरी, जिनमें एक का अधिक है तो अति परासरी, जिसका कम है वो न्यून परासरी, सिंपल। और उत्क्रम परासरण लगभग हर साल आ जाता है, जिसको रिवर्स ऑस्मोसिस भी कहते हैं। उत्क्रम परासरण को आप पढ़ेंगे, इसको व्युत्क्रम परासरण भी कहते हैं। ये क्वेश्चन जरूर आता है उत्क्रम परासरण या व्युत्क्रम परासरण पर, आप ये अच्छे से तैयार करेंगे। यहां से अगर आप इतने टॉपिक आपने पढ़े होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट राउल्ट का नियम, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोल क्वथनांक में उन्नयन और इससे संबंधित मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसके बाद परासरण दाब और उत्क्रम परासरण, इनको बार बार आपको रिवाइज करना है। विलयन चैप्टर से यही वो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनता है। अगर अभी तक आपने रिवाइज नहीं किया है तो आप इसको रिवाइज कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके 8 मार्च यूपी बोर्ड परीक्षा भैया जो होने वाली है, यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2025 में अगर आप 12th का एग्जाम देने वाले हो तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया ये क्वेश्चन है, ये टॉपिक है। इनको रिवाइज कर लो, इनको रिकॉल कर लो, आपके जो नोट्स हो वहां से रिकॉल कर लो। बाकी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी मैं यहां पर आपको दूंगा। अभी मैं अभी क्वेश्चन की सीरीज ला रहा हूं जिसमें मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा रहा हूं। इसी क्रम में आ जाइए फिजिकल केमिस्ट्री में, तो विलियन चैप्टर के इतने टॉपिक हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर जो कि है वैद्युत रसायन, और देखते हैं कि वहां पर कौन से टॉपिक हैं जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में फंसते हैं, क्वेश्चन पेपर में आते हैं दोस्तों। तो चलो देखते हैं वहां पर कौन से क्वेश्चंस आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला जो चैप्टर हमारा फिजिकल केमिस्ट्री में है वो है वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन की वो कौन से टॉपिक है जो 8 मार्च के पेपर में छपने वाले, मतलब उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहां पर आप देखेंगे कुछ सर्टेन टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में, यूपी बोर्ड में बनता ही बनता है, या अदर हिंदी बोर्ड भी कोई स्टेट बोर्ड है तो वहां पर भी बनता है। भैया कोलराउश का नियम आपको 100% लगभग दिखेगा, 99 नहीं, लगभग हर साल कोलराउश का नियम आता ही आता है। ठीक है, तो कोलराउश का नियम तैयार कर डालो। इसके बाद आप मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता जरूर पढ़ेंगे। इसका सिंपल से सूत्र होते हैं, सिंपल से सूत्र और इनका मात्रक तैयार कर लेना। मोलर चालकता क्या है? 2 लाइन की परिभाषा, उसका सूत्र और उसका मात्रक। तुल्यांक चालकता क्या है? इसकी परिभाषा, इसका सूत्र और इसका मात्रक आप तैयार करेंगे। बहुत ही सिंपल। मोलर चालकता, तुल्यांक चालकता, कोलराउश का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोड विभव क्या है? हालांकि ये 10th का टॉपिक है लेकिन कभी कभी पूछ देते हैं, तो इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव रिवाइज करते हुए चले जाना। आपको आना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रोड विभव क्या है, वैद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं और मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, ये आपको आना चाहिए। इसी तरह से आपको वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है और इसके 4-6 लक्षण आपको आने चाहिए। 10th में भी आपने पढ़ा होगा कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी और इसके लक्षण आप पढ़ेंगे। इसके बाद आप नेनस्ट समीकरण तैयार कर लेना। भाई एक सिंपल सा सूत्र होगा और उसमें प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ याद कर लेना कि कौन से प्रतीक का क्या अर्थ है, इतना पर्याप्त होगा। नेनस्ट समीकरण आपके क्वेश्चन पेपर में छपता है वैद्युत रसायन वाले चैप्टर से। इसके बाद वैद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा, वैद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा का सूत्र यहां पर पूछा जाता है। यह टॉपिक आप इतने तैयार कर लेंगे, 99% यहीं से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है 8 मार्च के पेपर में। ये मैं किस हिसाब से बता रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं पिछले 4 से 5 साल के पेपर के विश्लेषण के बाद आपको ये जानकारी मैं दे रहा हूं। लगभग यही वो हॉट टॉपिक्स हैं जहां से आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं। तो वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में अगर देखें तो सबसे पहले कोलराउश का नियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता, इनकी परिभाषा, सूत्र और मात्रक। इसके बाद इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, वैद्युत रासायनिक श्रेणी तैयार करेंगे। इसके बाद आप नेनस्ट समीकरण तैयार करेंगे, इसका सूत्र, और वैद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा का सूत्र तैयार कर लेंगे। इतना मोर देन एनफ होगा, पर्याप्त होगा। इन्हीं का आप बार बार रिवीजन करें, शॉर्ट नोट्स बना लें, पेज पर आप शॉर्ट नोट बना लें और उनका बार बार रिवीजन करें। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर और देखते हैं कि वहां पर कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। इनको नोट करेंगे, इनका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।
दोस्तों अगला जो चैप्टर है हमारा वो है हमारा रासायनिक बल गतिकी। बल गतिकी में वो कौन से टॉपिक है जहां से आपका 8 मार्च के पेपर में क्वेश्चन आने वाला है, मतलब 99% चांस रहेंगे कि यहीं से क्वेश्चन बनेगा। लगभग पूरे चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर मैंने आपको बताया। सबसे पहले आप अभिक्रिया की दर क्या होती है। भाई रासायनिक बल गतिकी में हम अभिक्रिया की दर, उनकी औसत दर, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, इन्हीं सब के बारे में पढ़ते हैं। तो अभिक्रिया की दर क्या है, सिंपल सा सूत्र। अभिक्रिया की औसत दर क्या है, रिएक्शन का एवरेज रेट क्या है। अभिक्रिया की ताक्षणिक दर क्या है, सबसे पहले आप ये तैयार करेंगे। इसके बाद दूसरा टॉपिक है भैया वेग स्थिरांक क्या होता है, कि वेग स्थिरांक क्या होता है, इसका लक्षण लिखेंगे। और द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, ये कॉन्सेप्ट के लिए आप पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम सिंपल सा रूल है, ठीक है। अभिक्रिया के अभिकारकों के सांद्रण के अनुक्रमानुपाती होती है अभिक्रिया की दर, सिंपल सा नियम है। इसके बाद अब अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, और अभिक्रिया का आणविकता क्या होती है। अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है और अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, दोनों अलग अलग चीज है, दोनों में अंतर है। इसमें क्या अंतर होता है ये तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, 2 से 4 पॉइंट, 3 से 4 पॉइंट आप याद कर लेंगे। लेकिन अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की कोटि के ही आधार पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, ये सब पढ़ते हैं। और अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, जितने मोल्स या जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी रिएक्शन में पार्ट लेते हैं वही अभिक्रिया की आणविकता होती है। इसके बाद आभासी एकाणुक अभिक्रिया पर शॉर्ट नोट पूछ देते हैं, हर साल लगभग शॉर्ट नोट आ जाता है आभासी एकाणुक अभिक्रिया पर, तो इस पर स्टार बनाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आभासी एकाणुक अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आभासी एकाणुक अभिक्रिया पर शॉर्ट नोट लिखिए। तो अभिक्रिया की दर पढ़ेंगे, अभिक्रिया की औसत दर, अभिक्रिया की ताक्षणिक दर, इसके बाद वेग स्थिरांक, इसके लक्षण क्या होते हैं, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या, छोटे छोटे टॉपिक है, आपको बस रिवाइज करना है, रिकॉल करना है। इसके बाद अभिक्रिया की कोटि क्या है, अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं, आभासी एकाणुक अभिक्रिया किसे कहते हैं, शॉर्ट नोट लिखिए और इसका एक उदाहरण दीजिए। इसके बाद अर्ध आयु किसे कहते हैं, टी हाफ क्या होता है, जिसमें अभिकारक का सांद्रण, जितने समय में अभिकारक का सांद्रण अपने प्रारंभिक सांद्रण का आधा रह जाता है, वो वाला कॉन्सेप्ट अर्धायु टी हाफ से दिखाते हैं। इसके बाद शून्य कोटि की अभिक्रिया पर एक शॉर्ट नोट आप तैयार कर लेंगे, अलग से पूछ देते हैं कि भाई शून्य कोटि की अभिक्रिया पर आप शॉर्ट नोट लिखो, इसका एग्जाम्पल दो। इसके बाद प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग नियम आप तैयार कर लेंगे, k = 2.303 अपॉन टी हाफ, ठीक है, अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स, वो वाला फॉर्मूला आप तैयार करेंगे। और उसी फॉर्मूले पर आप सिंपल वाले न्यूमेरिकल तैयार करेंगे कि भाई किसी अभिक्रिया के आधा संपन्न होने में इतना समय लगता है, 50 मिनट लगते हैं, तो 3/4 संपन्न होने में कितना समय लगेगा। इस तरह के छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो मैं यहाँ पर कराने वाला भी हूँ न्यूमेरिकल सीरीज में, उनको आप तैयार करेंगे। तो रासायनिक बल गतिकी के ये टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, यही कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर छूट रहा है, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, वो सिंपल है, वो थ्योरी का क्वेश्चन हो जाएगा कि अभिक्रिया की दर को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूं कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये भी आप पढ़ के जा सकते हो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। अब आप जानते हैं कि अभिक्रिया की दर को कौन प्रभावित करते हैं, ताप प्रभावित करता है, सांद्रण प्रभावित करता है, उत्प्रेरक की उपस्थिति प्रभावित करती है। इस तरह के कारक होते हैं जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। और सिंपल वाले न्यूमेरिकल आप ट्राई करेंगे, न्यूमेरिकल का बार बार रिवीजन भी करना कि और अनसॉल्व पेपर अगर आपके पास है तो वहां पर आप अपने जो पिछले 2 से 3 साल में न्यूमेरिकल आए हैं उस तरह के न्यूमेरिकल की आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ये रासायनिक बल गतिकी मतलब केमिकल काइनेटिक्स वाला जो चैप्टर है, जो केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर है, यहां से ये क्वेश्चन, ये टॉपिक होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इनको आप तैयार कर लेंगे तो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री समाप्त हो जाएगी। भैया 7-7 नंबर के लगभग हर एक चैप्टर है, 6 या 7 नंबर का, तो लगभग 20 नंबर की कवरेज आपकी यहां से हो जाएगी रासायनिक बल गतिकी, विलयन और वैद्युत रसायन वाले चैप्टर से। इनको अच्छे से तैयार कर लोगे, आपका पूरा सिलेबस समाप्त है। जो कुछ आता है आपको वो तो आप रिवाइज करो, जो आपका छूट रहा है अगर आप उन पे फोकस कर लोगे तो आपके भैया केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं।
और 8 मार्च 2025 यानी यूपी बोर्ड के केमिस्ट्री के पेपर में, क्लास 12 केमिस्ट्री के पेपर में आप बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने वाले। और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप ये वीडियो कौन से जिले से देख रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। सो थैंक यू वॉचिंग, जुड़े रहो। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ यूपी बोर्ड परीक्षाओं के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।